नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF डाउनलोड करने के लिए आप सर का एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़िए। देखिए इसमें क्या सही है ये पूछ रहा है, तो एक एक करके हम ऑप्शन को पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, बलबन के राज्यरोहण ने दिल्ली सल्तनत को एक लोहे जैसी इच्छा शक्ति का शासक प्रदान किया था। तो ये जो है सही है। बलबन के शासक, जब बलबन शासक बना था तो उसने कौन सी नीति अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड देखते हैं, उसने ताज की प्रतिष्ठा को ऊंचा रखने के लिए दरबारी समारोह प्रारंभ किए थे। ये भी सही है। बलबन ने एक प्रथा लागू किया था। कौन सा प्रथा था वो? सिजदा एवं पैबोस की प्रथा। ठीक है, बलबन ने ही लागू किया था पहले। नेक्स्ट देखते हैं, उसने दृढ़तापूर्वक अमीरों का विद्रोह का दमन किया था। उसने दृढ़तापूर्वक अमीरों के विद्रोह का दमन किया। ये भी सही है। तो देखिए तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन A 1, 2, 3 तीनों ही सही है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बलबन के शासक बनते ही लौ और रक्त की नीति अपनाई। उसने क्रूरतापूर्वक अमीरों की हत्या की और शासन में सिजदा एवं पाबोस प्रथा भी लागू किया था। ठीक है, बलबन ने सिजदा एवं पाबोस प्रथा भी लागू किया था। नेक्स्ट देखते हैं, 13वीं सदी में भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान 1236 से 40 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता का बागडोर संभाली थी। ठीक है, रजिया सुल्तान कब से? 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता संभाली थी रजिया सुल्तान ने। नेक्स्ट देख, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने उत्तरी भारत में टंका और जीतल जैसे नए सिक्के को प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुतुब मीनार से संबंधित व्यक्ति। देखिए कुतुब मीनार का जो नींव सबसे पहले रखा था, किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। ठीक है, कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। दूसरा, तीसरी मंजिल तक इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। जो कुतुब मीनार का तीसरी मंजिल तक जो निर्माण था इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, और 5वीं मंजिल तक का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। 5वीं मंजिल तक किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और जीर्णोद्धार किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा। तीसरी मंजिल तक इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया और 5वीं मंजिल तक का जो निर्माण था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक है, और जीर्णोद्धार जो सिकंदर लोदी ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान के शासनकाल में चंगेज़ खान का एक राजदूत दिल्ली सल्तनत की सभा में भेजा गया था? तो किस सुल्तान के शासनकाल में आया था चंगेज़ खान का राजदूत? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ठीक, दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत के पहले शासक तुर्क लोग थे। ठीक है, तुर्क लोग थे। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में तेलंगाना क्षेत्र पर सैनिक अभियान किए गए। तो किसके शासनकाल में तेलंगाना क्षेत्र पर सैनिक अभियान किए गए थे? पहला अलाउद्दीन खिलजी के और दूसरा है मोहम्मद तुगलक के। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के 3 शक्तियों को पराजित किया था, जो कि इस प्रकार थी। देखिए, पहला देवगिरी के यादव, दूसरा दक्षिण पूर्व तेलंगाना के काकतीय और तीसरा था द्वार समुद्र के होयसल। इसमें उसके विश्वस्त सहयोगी मालिक काफूर ने 1310 ईस्वी में काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दक्षिण विजय अभियान के दौरान तेलंगाना पर सैनिक अभियान किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो चलिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों को पढ़ते हैं एक एक करके।
पहला क्या है, इसने नियाबत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सही है, ठीक है। सेकंड क्या है, इसने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। तो इक्तादारी जो व्यवस्था थी बलबन ने नहीं किया था, उसका प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा गलत है। तीसरा देख लेते हैं, उसने तुर्काने चिहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, ये सही है। चौथा क्या है, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है हमारा, उसने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। तो इक्तादारी व्यवस्था को इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था, बलबन ने नहीं किया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात लाहौर के अमीरों गुलाम सरदारों ने गद्दी पर बिठाया एवं गुलाम वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी ऐबक ने लाहौर को बनाई। ऐबक ने अपने आप को एक सुल्तान ना घोषित करते हुए 1206 से 8 तक सीपे सलार या मालिक के रूप में शासन किया और 1208 में एक स्वतंत्र शासक बना। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कौन जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता था, ठीक है। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता था। कुतुबुद्दीन की उपाधियाँ, फर्स्ट है लाख बख्श, गौरी इसकी दानशीलता के कारण लाखों का दान देने वाला या लाख बख्श कहता था। नेक्स्ट है हातिम द्वितीय, मिन्हाज ने इसकी दयाशीलता की प्रवृत्ति के कारण इसे हातिम द्वितीय कहा। तीसरा है कुरान खान, इसकी सुरीली आवाज़ एवं कुरान के कुशल पठन के कारण। नेक्स्ट है चंद्रमुखी, ऐबक कुरूप था, उसके कुरूप होने के बाद भी गौरी उसे चंद्रमुखी कहकर पुकारता था। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी, ठीक है। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हुई थी, घोड़े से गिरकर, ठीक है। चौगान जिसे पोलो भी कहते हैं, वो जब वो खेल रहे थे तो घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। 1210 में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। उसका मकबरा लाहौर में बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? तो किसके शासनकाल में देखे गए थे? इल्तुतमिश के, ठीक है, इल्तुतमिश के। 1220 से 21 में चंगेज़ खान सिंधु नदी तट सिंध तक आया किंतु वापस लौट गया। नेक्स्ट देखते हैं, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो किसके सिक्कों पर हुआ था? इल्तुतमिश के सिक्कों पे, ठीक है। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से अपने पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी और सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। ऐबक की अचानक मृत्यु हो गई, उसने अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया। इस कारण दिल्ली के जमींदारों या तुर्कों ने ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। अब इल्तुतमिश ने सुल्तान बनने के पश्चात लाहौर से अपनी राजधानी परिवर्तित कर दिल्ली को राजधानी बनाई। इस कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था क्योंकि यह खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान बना था, ठीक। देखिए, जो इल्तुतमिश थे उन्होंने क्या किया, बगदाद के जो खलीफा थे उनसे वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी, ठीक है, अपने पद के लिए। तो इसलिए इन्हें दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को उनके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। देखिए, इसका जो सही क्रम होगा, पहला रुकनुद्दीन, ठीक है, रुकनुद्दीन, और दूसरा जो है मुबारक खान, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक और चौथे नंबर पर आलम शाह आएंगे, ठीक है। देखिए, पहले रुकनुद्दीन फिरोज जो कि गुलाम वंश से थे, 1236 ईस्वी इनका कार्यकाल था, ठीक है। नेक्स्ट मुबारक खान जो कि खिलजी वंश से थे, इनका जो कार्यकाल था 1316 ईस्वी, ठीक है, 1316 ईस्वी। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो हैं तुगलक वंश से थे और इनका जो कार्यकाल था 1351 ईस्वी। नेक्स्ट है आलम शाह। तो आलम शाह जो हैं सैयद वंश से थे और इनका कार्यकाल क्या था? 1445 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज़ खान का समकालीन था? तो मंगोल नेता चंगेज़ खान का समकालीन कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। इल्तुतमिश चंगेज़ खान का समकालीन था। रज़िया बेगम को सत्ताच्युत मतलब पद से हटाने, मतलब सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का था, ठीक है, तुर्कों का हाथ था। तुर्क सरदारों ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण रज़िया के छोटे भाई बहराम शाह को पद का लोभ देकर हिंदू डकैतों द्वारा कैथल नामक स्थान पर रज़िया की हत्या करवा दी थी, ठीक है। कौन से स्थान पर? कैथल नामक स्थान पर।
नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी? तो किस शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी? बलबन ने नहीं अपनाई थी, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन ने विस्तार की अपेक्षा मजबूत संगठन निर्माण पर जोर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने 40 सरदारों के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए तुर्काने चहलगानी को भंग कर दिया और फारसियों के तर्ज पर सिजदा एवं पैबोस की नीति अपनाई। साथ ही अपने विरोधियों के दमन के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो कौन सी उपाधि धारण की थी बलबन ने? जिल्ले इलाही की, ठीक है, जिल्ले इलाही की। बलबन ने स्वयं ही जिल्ले इलाही अल्लाह की छाया की उपाधि धारण की। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खान की उपाधि प्रदान की थी। तो उलूग खान की उपाधि किसने दी थी बलबन को? नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खान की उपाधि प्रदान की थी और बलबन ने खुद को कौन सी उपाधि दी थी? जिल्ले इलाही की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ करवाया था? तो नवरोज जो त्यौहार था उसका आरंभ जो है बलबन ने करवाया था, ठीक है। बलबन ने ही करवाया था, गयासुद्दीन बलबन ने। नवरोज ईरानियों द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष का त्यौहार है जिसे बलबन ने अपने काल में शुरू कराया था। वस्तुतः वह ईरानी परंपराओं से प्रभावित था और ईरानी रीति रिवाजों से ही अपने दरबार की सजावट कराई थी।